नमस्कार। आप सबका डीएलएस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डीएलएस नाम का हमारा यूट्यूब चैनल है और डीएलएस नाम से हमारा पब्लिकेशन भी है। डीएलएस पब्लिकेशन के जो हमारे मार्गदर्शक है वह आरएएस टॉपर सेकेंड रैंक 2018 मनमोहन शर्मा है, जिनके मार्गदर्शन में बहुत सारी किताबें और जो खुद भी बहुत सारी किताबें लिखते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक की किताबें उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा में है अभी इस समय। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे चर्चा करूंगा आर्थिक समीक्षा 2020-21 और राजस्थान का जो बजट 21-22 के बारे में, क्योंकि आरपीएससी के आगामी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं जिसके अंदर आर्थिक समीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। तो चलते देखते हैं अपन। इस मेरे वीडियो की खास बात यह है कि इसमें जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं उसकी खास बात यह है कि इसमें एक क्वेश्चन के अंदर चार क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो आप पूरी आर्थिक समीक्षा का अगर ओवरव्यू का ऑब्जेक्टिव टाइप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हालांकि हो सकता है कुछ आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाए या फिर ऐसा हो सकता है आवाज़ सही नहीं आए, ऐसे कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए तो अलग बात है। बाकी क्वेश्चन के मामले में आप देख लेना, लास्ट तक इस वीडियो को देखें। बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर चार ऑप्शन डाल रखे हैं। इसके माध्यम से मैंने इसके अंदर टोटल 100 प्लस क्वेश्चन थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर 89 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 89 में एक लगभग आप मान के चलो कि 200 क्वेश्चन का मटेरियल इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डाल दिया है। 200 क्वेश्चन का मटेरियल डाल दिया है। जो आर्थिक समीक्षा पे संभावित अच्छा क्वेश्चन बनने की उम्मीद थी, सब चीज़ों को इस वीडियो के अंदर आपसे चर्चा करूँगा। अगर आप आरपीएससी के अंदर कॉलेज लेक्चरर, एसआई, आरएएस किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपके इकोनॉमिक सर्वे के सारे क्वेश्चन और सारे डाउट और सारे पजल्स दूर हो जाएंगी। इस वीडियो में पहले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पे अपन बात करेंगे। यहाँ स्थिर बुनियादी लिखा हुआ है, ये टेक्निकल शब्द आ सकता है, स्थिर बुनियादी मूल्यों पर। अब इसके अंदर ऑप्शन के अंदर बात करें कि पहला ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है कि वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में कृषि के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में गिरावट आई। तो कॉमन सेंस अगर अपन लगाए, क्योंकि अपने को पता है कि कोविड की वजह से ओनली जो सेकेंडरी और टर्सरी रीजन है इकोनॉमिक्स के, वह तो पूर्ण रूपेण से बंद ही थे या बहुत कम गतिविधियां उनके अंदर संचालित हो रही थी और एग्रीकल्चर के अंदर अच्छी गतिविधियां चल रही थी। इस वजह से कृषि को छोड़ के जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है उसमें दोनों के अंदर गिरावट देखी गई है। दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक जो हाईएस्ट गिरावट आई वो सेवा क्षेत्र के अंदर आई। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो ऑप्शन है वह है कि वर्ष 2020-21 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान सर्वाधिक रहा। तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि कृषि का योगदान सर्वाधिक नहीं रहा। सबसे अधिक जो योगदान रहा है 42 से लेके 45% वेरी करता है स्तर और प्रचलित कीमतों पे। सबसे ज़्यादा योगदान रहा सेवा क्षेत्र का, क्योंकि अपने को पता है कृषि का योगदान 29-30% के आसपास रहा है, स्तर और कीमत और प्रचलित पे अलग अलग वेरी करता है, लेकिन सेवा क्षेत्र का 42 से 45 के आसपास रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि वर्ष 2020-21 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में पिछले वर्ष की तुलना में 6.11% की गिरावट आई। ये बिल्कुल भी सही है। अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अपन देख सकते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताना है। तो हालांकि इसके अंदर 4 क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं कि वो आपको रैंडमली प्रति व्यक्ति आय पूछ सकता है, स्तर कीमतों पे क्या है, प्रचलित कीमतों पे क्या है। तो आप ध्यान रखें कि प्रचलित कीमतों पे ज़्यादा ही होती है स्तर कीमतों के बजाय। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय पूर्व की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा 5.29% की गिरावट के साथ 10.9396 देखी गई। इसका मतलब ये आप अपन कह सकते हैं 1,09,386 रुपये प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित कीमतों पर। इसको अंडरलाइन कर दिया जाए। इसके अलावा स्तर कीमतों की बात करें तो स्तर कीमतों पे 72,797 हैं, 72,797 हैं, जो कि 7.77% की गिरावट के साथ ये रही है।
अगला ऑप्शन ये है कि प्रति व्यक्ति आय स्तर और प्रचलित दोनों ही कीमतों पे कमी देखी गई है। आप नोट कर लेना, 5.29% की कमी देखी गई थी प्रचलित कीमतों पर और 7.77% की कमी देखी गई थी प्रचलित स्तर कीमतों पे। दोनों के अंदर ऋणात्मक वृद्धि दर रही है, ऋणात्मक रहा है दोनों का प्रति व्यक्ति आय, तो ये ऑप्शन भी सही है। अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो इसके अंदर आंसर आएगा उपरोक्त सभी। तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो आप इसमें देखिए सत्य कथन क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है राज्य में स्तर और प्रचलित कीमतों पर इस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई, बिल्कुल भी सत्य है। इस बार स्तर और प्रचलित दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई थी। दूसरा ऑप्शन ये है स्तर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6.61% की कमी के साथ 64-32-22 रहा। आप ऐसे इसको याद करें, 64-32-22 रहा और कमी कितनी देखी गई, 6.61% की कमी देखी गई स्तर कीमतों पे। और अगर अपन प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो ऋणात्मक रहा ये भी 4.11% के साथ 95-97-12 रहा। कितना, 95-97-12 और ये क्या है 64-32 और 22। तो इस प्रकार से अगर अपन चारों ऑप्शनों की अगर बात करें तो अपने को तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो मैं आपको दिखा दूं कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। स्तर कीमतों पर इसमें बात की गई, स्तर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 6.58% की गिरावट के साथ, आप देख लें यहाँ प्रतिशत देख लें कितनी प्रतिशत गिरावट आई है। 6.58% की गिरावट का कितना रह गया, 5.70 लाख करोड़ हो गया। कितना स्तर कीमतों पे है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, कितने की गिरावट आई, 6.58% की गिरावट आई। गिरावट के साथ 5.70 लाख करोड़ ये रह गया है। पूर्व में ये आंकड़े थोड़े ज़्यादा थे, अब इसके अंदर गिरावट आई है। ये क्या था, पहले 6.10 लाख करोड़ था। क्या, स्तर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 6.10 करोड़ था, जो इस बार 6.58% की गिरावट के साथ 5.70 लाख करोड़ रह गया है। अपन बात करते हैं संभावित दूसरे ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ देख सकते हो कि दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 4.06% की गिरावट के साथ 6.83 लाख करोड़ हो गया। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि पूर्व में जो प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद था वह 8.99 लाख करोड़ था, जो घट के कितना, कमी कितने प्रतिशत की आई है, 4.06% की। और उसमें कितनी कमी आई थी, 6.58% की, और रह कितना गया, 6.83 लाख करोड़। अगला है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष 2011 है। आधार वर्ष क्या है, 2011, बिल्कुल भी सही है और इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के में शुद्ध सकल राज्य घरेलू जो मूल्यवर्धन होता है उसके बारे में अपने को कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। प्रचलित और स्तर कीमतों पर कृषि को छोड़ के उद्योग और सेवा क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई, बिल्कुल ही सही है। ये किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं शुद्ध सकल राज्य मूल्यवर्धन के बारे में। क्या आ जाएगा इसमें, नेट आ जाएगा, नेट ग्रोस स्टेट जो जीवी है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन इसके अंदर है प्रचलित और स्तर दोनों कीमतों पर कृषि क्षेत्र को छोड़ के उद्योग और सेवा क्षेत्र के अंदर ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई, बिल्कुल ही सत्य कथन है। प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक कमी उद्योग में और स्तर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों में सबसे ज़्यादा कमी किसमें देखी गई, उद्योग के अंदर, और स्तर कीमतों पर सेवा क्षेत्र के बारे में देखी गई। अब अपन देखते हैं कितनी क्या कमी देखी गई। प्रचलित कीमतों की अगर मैं बात करूं तो प्रचलित कीमतों में 8% के आसपास तो देखी गई इंडस्ट्री के अंदर, जो सर्वाधिक कमी थी, और स्तर कीमतों पे 10.85% कमी देखी गई सेवा क्षेत्र के अंदर। अगले ऑप्शन की बात करें, जहां पर प्रचलित कीमतों पर शुद्ध सकल राज्य मूल्यवर्धन में ये योगदान है, आप यहां देख सकते हैं कितना किसका योगदान रहा। कृषि का योगदान है
30.97, उद्योग क्षेत्र का योगदान है 23.16 और सेवा क्षेत्र का है 45.87। तो ये योगदान बिल्कुल भी देखा जा सकता है, ये योगदान रहा इस बार के अंदर किसके अंदर, शुद्ध सकल राज्य मूल्यवर्धन के बारे में अलग अलग सेक्टरों का जीवीए इस प्रकार रहा। ये प्रचलित कीमतों पर हैं। स्थिर कीमतों की अगर हम बात करेंगे तो स्थिर कीमतों पर कुछ आंकड़े अलग होंगे। तो स्थिर कीमतों पे क्या रहा, कृषि का 31.20, उद्योग क्षेत्र का 26.13 और सेवा क्षेत्र का 42.66% योगदान रहा। तो मैंने इसमें क्या किया, क्वेश्चन बनाने टाइम इस पूरे को ले लिया। इसका मतलब ये है कि आपको अब है ना शुद्ध सकल राज्य मूल्यवर्धन के बारे में थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इस सारे ऑप्शनों को देख के आराम से आप सारे अपनी थ्योरी क्लियर की जा सकती है। तो फिर मैंने 5 नंबर का ऑप्शन दे दिया, उपरोक्त सभी चारों ही दिए गए कथन सत्य हैं। अब अगले के बारे में अपन बात करते हैं। अब अगले में ये बताया गया है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगले क्वेश्चन में ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्या क्या योगदान रहा। तो ये एक्चुअली के अंदर शुद्ध सकल राज्य मूल्यवर्धन नहीं है, ये केवल सकल राज्य मूल्यवर्धन है, जिसके अंदर अगर अपन योगदान को देखें तो इसमें अपन आराम से, पहला है 29.77% कृषि का रहा, उद्योग का 45.43% रहा और सेवा क्षेत्र का 24.80% रहा। ये गलत है। आप सही कथन को अगर देखेंगे तो आपको सीधा दिखाई दे जाएगा यहाँ पे कि 29.77% योगदान रहा कृषि का, इंडस्ट्री का इस बार 24.80% योगदान रहा और सर्विस सेक्टर का 45.43% योगदान रहा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ इसके अंतर्गत आप देखें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन के बारे में बातचीत चल रही है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ें। स्थिर कीमतों पर आ गया, पहले अपने प्रचलित कीमतों पर देखा। इसमें क्या है, मैंने आपको एक तो देखना है सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों पर, इसके अलावा सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर और प्रचलित कीमतों पर। तो अगर अपन इसको देखें तो इस बार ये कितने कितने प्रतिशत रहा, तो 29.45% रहा है। ये देखो आप कृषि क्षेत्र का, इंडस्ट्री का रहा है 28.15% और सर्विस सेक्टर है वह रहा 42.45। तो उसमें अगर उस ऑप्शन में क्या था, सर्विस थी 45.87% और 23.16% रहा उसके अंदर इंडस्ट्री का योगदान और कृषि का था 30.97। आपने को ये ध्यान देना है कि स्थिर कीमतों पे इस बार प्रचलित कीमतों से थोड़ा ज़्यादा रहा इंडस्ट्री। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। राज्य में वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न के उत्पादन में कुल उत्पादन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। राज्य में 2020-21 में, अब ये क्वेश्चन आप देखें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुल जो खाद्यान्न उत्पादन रहा वह 271.33 लाख टन है। कितना है, 271.33 लाख टन है। अब इसके अगले स्टेटमेंट के बारे में बात करें। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन है, ये बता रहा है कि गत वर्ष की तुलना में इस बार उत्पादन है 2.08% अधिक रहा। बिल्कुल भी सही बात है। अगले की बात कर रहा है कि लास्ट बार जो उत्पादन था वह था 265.81 लाख टन, जो इस बार बढ़ के कितना हो गया 271.33 लाख टन हो गया। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट अब तक अपने सही आई। चौथा स्टेटमेंट है कि राज्य में पिछले दशक में दलहन की उत्पादकता में कमी देखी गई। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि दलहन के उत्पादन में राज्य में लास्ट एक दशक के अंदर वृद्धि देखी गई है, कमी नहीं देखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में वर्ष 2020-21 की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उद्योगों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। अपने को अब इंडस्ट्री के बारे में देखना है कि इंडस्ट्री के बारे में असत्य कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान 24.80% रहा। बिल्कुल भी अभी अपने बात की थी कि 24.80% प्रचलित कीमतों पर इंडस्ट्री का योगदान है, बिल्कुल भी सही है। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में विनिर्माण का योगदान रहा 9.31 और खनन का रहा 4.15। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें कि राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वर्ष 16-17 से 18-19 तक क्रमिक रूप से कमी देखी गई। ये बिल्कुल भी सही है।
लेकिन चौथा कथन है, इसके अंदर बताया गया है कि 19 से लेके 21 तक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कमी देखी गई। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि लास्ट के 2-3 साल के अंदर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंदर वृद्धि देखी गई है, जो कमी नहीं देखी गई। तो आप इसको बिल्कुल भी अलग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और किसी परियोजना के सिंगल विंडो क्लियरेंस को मजबूत करने की दिशा में स्थापित बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर एक बोर्ड गठित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में उद्यमों को सहायता प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। योजना का नाम क्या है? देख सकते हो आप, इंडस्ट्री को बढ़ाने के दृष्टिकोण से योजना प्रारंभ की गई है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अब इस योजना में एक्चुअली में क्या है अपन यहाँ देखें। पहला, इस योजना की शुरुआत, जो ये योजना प्रारंभ की गई थी वह 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल भी सही बात है। दूसरा बात है कि योजना में अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अंदर ये कथन गलत है। इसमें अधिकतम 10 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, उससे कम 5 करोड़, उससे कम 25 लाख। तो इसमें 25 लाख से शुरुआत होती है, 25 लाख रुपए, फिर 5 करोड़ और फिर 10 करोड़। इनकी जो रेट रखी गई है, ब्याज की जो अनुमानित दरें रखी गई हैं, वो अलग अलग दरें रखी गई हैं। अगर आप 25 लाख रुपए पे 8% की दर है और 5 करोड़ पे 6% की दर है और 10 करोड़ पे 5% की दर है। तो अलग अलग दरों पे ये किया गया है। और इसके साथ ही ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें अधिकतम 15 नहीं 10 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें ब्याज जो की जो दरें हैं वो अलग अलग रखी गई हैं, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। तो इसके अंदर जो गलत आंसर होगा या फिर सही आंसर होगा असत्य कथन क्या है? 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों के पंजीयन के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लागू किया गया? भाई, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी लॉन्च किया गया था और ये देखना है कि ये पोर्टल कब लॉन्च किया गया। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी दिया गया आंसर है कि 13 अप्रैल 2020 को ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वह सबसे शानदार क्वेश्चन, और मैं इस क्वेश्चन की खास बात बता दूं कि अभी आरपीएससी के अंदर एग्ज़ाम हुआ, गार्डन सुपरिटेंडेंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक लड़के ने मुझे फ़ोटो भेजी डीएलएस की बुक की, आर्थिक समीक्षा की। तो उसने ये बताया कि मैंने डीएलएस की बुक पढ़ी थी, उसमें मुझे ये क्वेश्चन मिल गया। क्योंकि क्या होता है, जब भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे और बजट के अंदर एक पेज आता है, तो छोटा सा पेज आता है, सब लोग उस पर ध्यान नहीं देते। 2, 4, 10 लाइनें थी सब किताबों के अंदर, यहाँ तक कि इवन जो ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी 4-5 लाइनें आती है एक्सपोर्ट के बारे में। तो ये क्वेश्चन डीएलएस की बुक के अंदर भी मिला और सब में मिला होगा, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारी बुक के अंदर ये मिला। तब उस लड़के ने मुझे फ़ोटो भेजी। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं का हिस्सा राज्य से वर्ष 2019-20 में होने वाली कुल निर्यातों का 50% से अधिक योगदान है। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी नहीं है? तो औद्योगिक जो इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं, कपड़ा है, रत्न और आभूषण है, मार्बल और ग्रेनाइट इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ये कॉमन सेंस वाला भी था, क्योंकि ग्रेनाइट का कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करता। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में तेल और प्राकृतिक गैस के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। राज्य देश के कुल कच्चे तेल उत्पादन का 22 से लेकर 23% कच्चा तेल राजस्थान के अंदर होता है, बिल्कुल सही है। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोलियम बेसिन के अंतर्गत आते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। बीकानेर नागौर बेसिन राज्य का नवीनतम बेसिन, जिसे वर्ष 2019 में आवंटित किया गया, गलत, इसको 2020 के अंदर आवंटित किया गया। 2 जनवरी 2020 को यह आवंटित किया गया था। अब ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन आया है। लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है और स्पेशल आरपीसी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि राजस्थान का किन खनिजों के उत्पादन में एकाधिकार है? सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। तो ये देख सकते हो, अगर आपको देखना है कि वोलेस्टोनाइट राजस्थान में कहाँ होता है, तो सिरोही के भेल के मगरा के अंदर होता है। इनका आपको पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो राज्य का इन खनिजों के मामले में एकाधिकार है, ये यहाँ ही होते हैं और कहीं नहीं होते, एकाधिकार है। सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट और
सेलेनाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी आरपीएससी की फेवरेट क्वेश्चनों में से रहता है। एनर्जी के बारे में कभी आरपीएससी एनर्जी के बारे में छबड़ा का क्वेश्चन पूछती है, तो कभी सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का पूछती है, और कभी कभार एनर्जी की अधिस्थापित क्षमता पूछी जाती है। अभी गार्डन सुप्रिटेंडेंट के पेपर के अंदर इस क्वेश्चन की पहली लाइन ही क्वेश्चन पूछा गया। दिसंबर 2020 तक राज्य के ऊर्जा संबंधित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करें। दिसंबर 2020 तक राज्य की कुल अधिस्थापित क्षमता 21,836 मेगावाट रही। बिल्कुल सही है। हालांकि ये है कि ओरिजिनल सर्वे के अंदर ये भी आंकड़ा दिया गया है और पॉइंटों के अंदर है 21,835.90 दी गई है, तो उसे अगर आप राउंड फिंगर में आराम से 36 मान सकते हो। राज्य की कुल अधिस्थापित क्षमता 21,836 मेगावाट है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में दिसंबर 2020 तक विद्युतीकृत गाँवों की संख्या 43,199 है। बिल्कुल सही है। राज्य में दिसंबर 2020 तक अधिस्थापित, अब इसके अंदर एक्चुअली में क्या है, थोड़ा मैं आपको करेक्शन करवाऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा करेक्शन भी बैठता है। अब इसमें बात की गई है कि जो राजस्थान के अंदर है वो एनर्जी की बात की गई है। अभी अधिस्थापित क्षमता ये 5,000 नहीं, इतने के टोटल उपकरण स्थापित किए जाएंगे, और ये भी यहाँ नहीं आएगा। तो इसमें ये ऑप्शन है, इसकी जगह आएगा 3734 मेगावाट। जो राज्य के अंदर है वह पवन ऊर्जा के हैं कितने, 3734 मेगावाट अधिस्थापित क्षमता। और सौर ऊर्जा की अगर मैं बात करूँ आपसे तो 2178 मेगावाट हैं। बाकी ये जो 5002 मैंने दे रखा है सोलर का, और ये विंड का दे रखा है 4337, ये राज्य के अंदर स्थापित कुल उपकरण है जो आज तक स्थापित हो चुके हैं। लेकिन अधिस्थापित क्षमता आपको देखनी है तो 2178 और 3734 मेगावाट, और 120 मेगावाट आपको पता है बायोमास की है, जिसके 13 संयंत्र काम कर रहे हैं। अब इसके चौथे ऑप्शन की तरफ अगर अपन बढ़े हैं तो चौथा ऑप्शन ये है कि राज्य में 2012 से 2019-20 तक कुल विद्युत उपलब्धता में भारी कमी देखी गई। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि विद्युत उत्पादन में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी देखी गई है, कमी कहीं भी देखी नहीं जा रही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं कि राज्य की नई पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई। तो सीधी सी बात है, ये बजट के अंदर भी दिया गया है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सर्विस सेक्टर में दिया गया है, और ये लागू हुई 9 दिसंबर 2020। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट भाषण में की गई। तो इसको आप आराम से देख सकते हो कि 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्रभावी हुआ। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण 2020 प्रदेश में लागू किया गया। तो ये बजट का जो होगा वह 19-20 का जो बजट आएगा वो कौन सा आएगा, 19-20 का। ये क्वेश्चन अभी 28 जुलाई को आरपीएससी के गार्डन सुप्रिटेंडेंट के पेपर के अंदर ऐसा का ऐसा पूछा गया था। निम्न में से किसका संबंध सरकारी कर्मचारी के अवकाश प्रबंधन और अवकाश से संबंधित दस्तावेजों के क्रियान्वयन में सिंगल साइन ऑन के माध्यम से किया जाएगा। तो इसका पोर्टल का नाम है राजकाल पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखें। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वर्णित शैक्षणिक गतिविधियों और क्षेत्र में हुई सुधार से संबंधित दिए गए असत्य कथन का चयन करें। राज्य में बालिका शिक्षा के लिए 319 कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। बिल्कुल सत्य कथन है। 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। बिल्कुल सत्य है। निःशुल्क और पाठ्यक्रम वितरण योजना में कक्षा 1 से 8 तक नियमित पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। बिल्कुल सही है। चारों ही कथन एकदम सही है। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। इस योजना का प्रारंभ 1 सितंबर 2019 से इस योजना का प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल ही सही बात है। अगले क्वेश्चन अगर अपन ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो अगले ऑप्शन में आएगा कि इसमें सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। इस योजना में कुल 1401 बीमारियों के पैकेज शामिल किए गए। हालांकि मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, क्योंकि हालांकि यही होगा अगर पहले क्या था 1401 थी, अब 1576 बीमारियों के पैकेज शामिल कर दिए गए। पहले 1401 था, ये अभी लेटेस्ट के बजट के बाद ही शामिल किए गए। मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के संबंध में दिए गए कथनों पर असत्य कथन का चयन करें। अब इसका गठन 7 मार्च 2020 को किया गया। बिल्कुल सही है।
इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे राजस्थान, जो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार समिति है, जो परिषद है, इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में अरविंद मायाराम है, बिल्कुल सही बात है। इसके अतिरिक्त इसमें 30 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर 23 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। अब देखना है इसमें विकल्प में गलत विकल्प का चयन करें। कृषक कल्याण कोष का गठन 1000 करोड़ की लागत से किया गया था दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 7 नवंबर 2019 को लागू की गई थी, बिल्कुल सही बात है। राजीव गांधी जल सिंचाई योजना, क्योंकि राजीव गांधी के नाम से है इसलिए 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्मदिन आता है, तो 20 अगस्त 2019 को यह योजना प्रारंभ की गई, इसलिए 25 अगस्त बिल्कुल सही, गलत है, इसकी जगह आएगा 20 अगस्त। और शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मूल्य सूचकांक दिए गए हैं, थोक मूल्य सूचकांक, बहुत सारे मूल्य सूचकांक दिए गए, इसमें थोड़ा एरर भी है, थोड़ी मिसप्रिंट भी हुई है, तो मैं आपको बता दूंगा। थोक मूल्य सूचकांक है, उसका आधार वर्ष 1999 से 2000 है, बिल्कुल सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2001 हैं, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। और सकल राज्यों घरेलू उत्पाद 2011 बिल्कुल सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिकों के लिए यही गलत है। इसमें 2 ऑप्शन गलत हो रहे हैं, एक में मिसप्रिंट हो गया था, ये 99 2000 एक साथ छप गया, यहाँ पे जो आना था वो 2001 आना था। और गलत इसमें यह था 86-87 है। औद्योगिक उत्पादन जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिकों के लिए है 86-87। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार दिए गए भू उपयोग और उपयोग के रूप में दिए गए प्रतिशत का गलत चयन करें। राज्य के अंदर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 51.85%, बिल्कुल सही है। बंजर भूमि राजस्थान के अंदर 11.04%, बिल्कुल सही है। वानिकी भूमि 8.05%, बिल्कुल सही है। स्थायी चारागाह का ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि राज्य के अंदर स्थायी चारागाह 4.86% है, न कि इसमें क्या 4.86% है, न कि 6.86%। तो स्थायी चारागाह कितना है? 4.86%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रचलित जोत धारकों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, नवीनतम कृषि गणना के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, बिल्कुल सही है। भूमि जोतों की संख्या पूर्व की अपेक्षा 11.14% की वृद्धि देखी गई, ये भी बिल्कुल सही है। भूमि जोतों के औसत आकार में 11.07% की कमी देखी गई, ये भी बिल्कुल सही है। स्रोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.28% जो एरिया है उसमें 1.28% की ये बात कर रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है, इसमें आएगा 1.24। अगले की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि उत्पादन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। ये बात कर रहा है 2020-21 में उत्पादित खरीफ खाद्यान्न पिछले वर्ष की तुलना में 24.05% अधिक रहा, जबकि रबी खाद्यान्न में पिछले वर्ष की तुलना में 8.99% की कमी दर्ज की गई, बिल्कुल सही है। खरीफ अनाज के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 11.64% रहा, बिल्कुल सही है। और इसमें एक्चुअली में क्या है, दलहन और तिलहन का उत्पादन भी इस बार अधिक प्रतिशत के अंदर 12.61 और 19.81% देखा गया, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया गया है गन्ने के उत्पादन में, जो गन्ने का उत्पादन दिया गया है ये 11% दिया गया है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि 12.88% गन्ने का उत्पादन के अंदर वृद्धि देखी गई थी। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग राज्य के किन जिलों के अंदर लागू की गई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताऊं कि टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही के अंदर ये जीरो बजट के नेचुरल फार्मिंग लागू की गई। अब इसमें योजना दी गई है और उससे संबंधित ईयर दिए गए हैं। राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन 2014-15, ये बिल्कुल ही सही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2014-15, ये गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, जो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई ये 2014-15 नहीं है, इसमें 15-16 ऑप्शन आएगा और बाकी के दोनों ही है, ये दोनों ही सही है। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर अपना क्वेश्चन है।
31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 निम्न में से कौन सी सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की जा रही है? प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति और मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, विवाह के लिए सहायता। इसके अंदर चारों आ जाएंगे। अब देख ले, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब लागू हुई? ये 17 दिसंबर 2019 को राज्य में लागू हुई। नवनेरा बैराज परियोजना का संबंध किससे है? पूर्वी राजस्थानी परियोजना से है। पश्चिमी राजस्थान के मरु क्षेत्र में जल पुनर्गठन परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित की जा रही है? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के द्वारा की जा रही है। एनडीबी ब्रिक्स का एक बैंक है। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और उससे संबंधित दिए गए सालों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मेवात 87-88 में प्रारंभ किया गया। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम गलत है क्योंकि यह 1994 के अंदर स्टार्ट किया गया था। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 86-87 बिल्कुल सही है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 बिल्कुल सही है। इसमें गलत होगा डांग क्षेत्र। विभिन्न योजनाओं से संबंधित तिथि को सम्मिलित करते हुए गलत कथन का चयन करें। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास कार्यक्रम 20 फरवरी 2020 सही है। गरीब कल्याण रोजगार है, ये मिसप्रिंट हो गया। अभियान 20 जून नहीं है इसमें, सॉरी जुलाई नहीं है, इसमें जून होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा देश का प्रथम बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट का शुभारंभ कब और कहां पर किया गया? तो ये शुभारंभ 7 नवंबर 2019 को जोधपुर से किया गया। कहाँ किया गया इसका शुभारंभ? 7 नवंबर 2020 को जोधपुर से किया गया। राज्य का प्रथम बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट का शुभारंभ। 38 है, राज्य का किस खनिजों के संदर्भ में संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में होता है? एकाधिकार अलग है। सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट और सोलेनाइट के संदर्भ में राजस्थान का संपूर्ण देश में एकाधिकार है, जबकि राजस्थान चांदी, जिप्सम और कैल्साइट के मामले में लगभग संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में असतत कथन का चयन करें। इसका आधार वर्ष 11-12 है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2015 से लेकर 19 तक औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि देखी गई, बिल्कुल सही है। 2019 से 21 में सूचकांक के अंदर नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई है। तो इनके अंदर तीनों कथन सही है। इसका मतलब इसमें कोई सा भी कथन गलत नहीं है। राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाएं दी गई हैं और उससे संबंधित डेट दी गई है। कौन सा कथन सही है ये अपने को देखना है। राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम अधिनियम 17 जुलाई 2019 को आया। एमएसएमई का जो एक्ट आया वह 17 जुलाई 2019 को, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 बिल्कुल सही है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 बिल्कुल सही है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 1 जुलाई 2019 बिल्कुल सही है। इसके अंदर चारों ऑप्शन सही है, कोई सा भी कथन गलत नहीं है। हालांकि इसमें 5वां ऑप्शन उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं दे रहा था, वो दे नहीं पाया, और इसमें से चारों ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ पर एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं किया गया है? राजस्थान के अंदर मैं आपको बता दूं कि टोटल 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें राज्य का बोरानाडा जोधपुर के अंदर है, एक अलवर के अंदर है, एक कोटा के अंदर है, और एक जो है गंगानगर के अंदर है। भरतपुर के अंदर एग्रो फूड पार्क नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मई 2019 में न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि करके अब अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल मजदूरों के लिए क्या दरें फिक्स कर दी गई हैं? अलग अलग दरें हैं अलग अलग मजदूरों के लिए। तो इसमें है अर्धकुशल के लिए 225 रुपये, फिर उसमें कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल या सर्वश्रेष्ठ के लिए 299, 225, 237, 249, 299, ये ऑप्शन सही रहेगा। मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बजट 2021-20 में पूर्व के बेरोजगार भत्ते को संशोधित करते हुए पुरुष और महिलाओं के लिए कितना कर दिया गया? ये बेरोजगार भत्ता अब पुरुषों को 4000 रुपये दिया जाएगा और महिलाओं को या असहाय या फिर जो विकलांग को है 4500 दिया जाएगा।
कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने और जनशक्ति नियोक्ताओं को एक मंच पर लाने के लिए 5 जून 2020 को कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? राज कौशल नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया प्रवासी श्रमिकों के लिए। राजस्थान सरकार की विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 कब लागू की गई? 12 दिसंबर 2019 को। मार्च 2020 तक राज्य में कुल सड़कों की लंबाई और घनत्व बताना है तो राज्य के अंदर 2,69,028.16 जो वर्ग किलोमीटर हैं ये सड़कें हैं और इनका जो एरिया है वो जो घनत्व है 78.61। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का है? तो मैं बता दूं आपको कि सर्विस सेक्टर के अंदर व्यापार, होटल और जलपान गृह का योगदान है। यह टोटल योगदान 26.55% है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई? ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यह 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। राजस्थान में 24 अक्टूबर 2020 को पर्यटन पुलिस स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुर के अंदर, राज्य के अंदर पर्यटन पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। ये स्किप हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कलाकारों को डेटाबेस को एकत्रित करने के लिए अ कॉल फॉर आर्टिस्ट डेटाबेस स्कीम का शुभारंभ कब किया गया? 10 अक्टूबर 2020 को कलाकारों के लिए स्टार्ट की गई अ कॉल फॉर आर्टिस्ट डेटाबेस स्कीम का शुभारंभ किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में कितने जिला मुख्यालयों पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा? राज्य के संपूर्ण संभाग स्तर पे, इसके साथ ही 14 जिलों को इनके अंदर शामिल किया गया है। पूरी राजस्थानी नहर के बारे में दिए गए कथनों में असत्य कथन का चयन करें। ये केंद्र राज्य की 60 और 40 की भागीदारी है, बिल्कुल सही है। ये राज्य के 13 जिलों में अभी संचालित की जा रही है, बिल्कुल सत्य है। वित्तीय वर्ष 2017 में इसका शुभारंभ किया गया है, बिल्कुल ही सही है। और इसका मतलब इसमें कोई सा कथन असत्य नहीं है। कोई भूखा न सोए के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए राज्य के सभी नगर निकायों में 8 रुपये प्रति थाली के हिसाब से दोपहर और रात्रि भोजन के लिए इंदिरा गांधी रसोई योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर किया गया। राजस्थान में सतत विकास गोल के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन और निगरानी समिति का गठन किया गया? इसमें गलत दिया हुआ उत्तर, मैं इसको आपको, इसका जो राइट आंसर होगा वो मुख्य सचिव होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, असम्मिलित का चयन करें। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय 319 है, ये मैंने आपको सही है। अध्यापिका मंच राजस्थान के अंदर 301, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल 134, तो इनमें से कोई भी असम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन में है, समग्र शिक्षा अभियान के बारे में असत्य कथन का चयन करें। ये प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौतिकरण के लक्ष्यों को प्राप्ति पर आधारित है। ये पूर्व के कई कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण के समन्वित रूप करता है, बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र राज्य की भागीदारी 60 और 40% की है। इसका मतलब इनमें से कोई सा भी नहीं है असत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार में अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाएगी? इस राशि के तहत टोटल 1 लाख रुपये प्रदान की जाएंगी अधिकतम राशि के रूप में। निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पात्र छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख तक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 10वीं और 12वीं में 85% अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं पात्र होगी, बिल्कुल सही है। 12वीं में ये कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय की 85% अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को लाभ दिया जाएगा। इसका मतलब तीनों कथन सही है। अगले क्वेश्चन में है कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। वर्ष 2014-15-16 में इस योजना का शुभारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। इस योजना में कुल राशि 2 लाख रुपये तक की अधिकतम प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। 2018-19 में विस्तार करते हुए इसमें जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अनाथ बालिका को भी इसमें शामिल किया गया है। इसका मतलब चारों कथन सही, तीनों कथन सही है। राजस्थान हरित पाठशाला की स्थापना 25 मार्च 2019 को की गई। राजस्थान हरित पाठशाला संकल्पना कब प्रारंभ की गई? 25 मार्च 2019। राज्य में महिला शिक्षण विहार अभी झालावाड़ के अंदर स्थापित किया गया है। महात्मा
गांधी की 150वीं जयंती पर राजस्थान सरकार ने न्यासीता से प्रेरित होकर एक कौन सा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है? आनंदम। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। जनता क्लिनिक दिसंबर 2019 बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच बाद में की गई है। 7 अप्रैल 2012 को पहले निःशुल्क दवा दी गई, उसके बाद में जांच की गई। अगली बात करें, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान के संदर्भ में कथनों का चयन करें। इस अभियान की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को की गई। बिल्कुल ही सही बात है, 19 नवंबर को ये अभियान शुरू किया गया था, 19 नवंबर 2020 को। ये राज्य के 5 जिलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में इसके अंदर शामिल है। महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के सुधार से संबंधित कार्यक्रम है, लेकिन ये सारे कथन इसमें सही है। अभी आरपीसी के 28 जुलाई को हुए सुप्रिटेंडेंट के पेपर के अंदर, गार्डन सुप्रिटेंडेंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि निम्न में से किस जिले के अंदर ये प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा, तो इसमें एक ऑप्शन अलग कोई दिया गया था। ये 500 में से एक ऑप्शन नहीं था। बात करें राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस पॉलिसी कब लागू की गई, तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थान की जो ये पॉलिसी 3 अक्टूबर 2019 को लागू की गई। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया, इसमें विधि की जगह निधि होगा, और इस योजना का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर को बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए गए, जिसके अंदर निरोगी राजस्थान, ये भी 18 दिसंबर को। दिसंबर 2019 के अंदर कई सारे प्रोग्राम राजस्थान सरकार ने प्रारंभ किए थे। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में अलग अलग आयु वर्ग की एकल महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन को असम्मिलित विकल्प का चयन करें। 18 से 55 साल की महिला को 500 रुपये दिए जाएंगे। 55 से 60 साल की महिला को 750 है, इसमें मिसप्रिंट आ गया। और 60 से 75 वर्ष है, इसमें 1000 रुपये दिए जाएंगे। और 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 2000 रुपये न दे के 1500 रुपये दिए जाएंगे। ये गलत है, तो इसमें आप 750 कर देना, मिसप्रिंट हो गया, और इसमें 76 की जगह 75 आ जाएगा। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में अधिकतम कितने ऋण की सहायता दी जाती है, ये क्वेश्चन भी गार्डन सुप्रिटेंडेंट के अंदर पूछा गया था। ये मैंने क्वेश्चन तो पहले बना लिए थे, मुझे पता चला कि ये भी क्वेश्चन गार्डन सुप्रिटेंडेंट के अंदर आ गया, तो आप इन क्वेश्चनों को देख लेना। इसमें से कम 10 क्वेश्चन गार्डन सुप्रिटेंडेंट के अंदर पेपर के अंदर सीधे सीधे पूछे गए थे। ये क्वेश्चन मैंने सीधा पहले बनाया था, फिर मुझे बाद में पता चला कि ये क्वेश्चन आरपीसी ने इस बार पूछ लिया। राजस्थान में राज्य सरकारी कर्मचारियों के अवकाश प्रबंधन के लिए कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? राजकाल। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका। राज्य में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जा रहा है? KfW, जर्मनी की KfW के द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य के पश्चिमी जिलों में चल रही मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान एमपावर आईफेड के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? आईफेड के द्वारा किया जा रहा है। और इस आईफेड ने वर्तमान 1-2 और इसमें खंडों को शामिल किया गया है, जिसके अंदर सिरोही का पिंडवाड़ा क्षेत्र है और एक जोधपुर का क्षेत्र और है। अगले की बात करें कि राज्य में जल क्षेत्र आजीविका सुधार के लिए मतलब किसकी सहायता से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो जाइका के माध्यम से चला रहा है। मैं आपको एक बता दूं कि जैव विविधता जल से संबंधित प्रोग्राम जाइका के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा से संबंधित अक्षय ऊर्जा ADB, तो आप ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हो। अक्षय ऊर्जा से क्या आएगा? सीधा ADB आ जाएगा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये। राज्य में किसी प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना और सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण इनमें से किसके द्वारा किया जा रहा है? जितने भी फंडामेंटल काम होते हैं वो मुख्यतः वर्ल्ड बैंक के द्वारा किए जाते हैं। पुनर्गठित जोधपुर जल प्रदाय योजना किसके द्वारा की जा रही है? एक अलग ही योजना है जो जोधपुर में चलाई जा रही है। ये AFD के द्वारा संचालित की जा रही है, AFD। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि राज्य में राजस्थान ग्रामीण जलदाय और फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित की जा रही है? तो ये जाइका के द्वारा की जा रही है। जयपुर मेट्रो रेल लाइन ADB के द्वारा की जा रही हैं। जो शहरी कार्य मोस्ट ऑफ होते हैं वो ADB ही करती है, अक्षय ऊर्जा और इसके अलावा जयपुर का मेट्रो रेल लाइन। अगले ऑप्शन में है राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना निम्न में से
किसके द्वारा वित्त पोषित की जा रही है, तो ये भी जायका के द्वारा की जा रही है। जैव विविधता, जल और वानिकी संबंधित प्रोग्राम जायका के माध्यम से चलाए जाते हैं। तो टोटल इसके अंदर 80 क्वेश्चन हो गए, 89 नहीं थे इसमें, टोटल 80 क्वेश्चन थे जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। और आपने ये देखा कि इसके अंदर हर एक क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे तो बाकी के सब क्वेश्चनों के अंदर लगभग ये देखा गया कि यह क्वेश्चन है वो मल्टीपल ऑप्शन के हिसाब से बनाए गए थे। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिखाए गए थे। हो सकता है कहीं आपको आवाज़ नहीं आई होगी, थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि इतना हमारा पोर्टल मतलब या हमारे पास सेटअप नहीं है। बाकी क्वेश्चन के मामले में अगर आपको कोई दिक्कत हो, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे 50 क्वेश्चन राजस्थान के जो बजट है उससे संबंधित चर्चा करूंगा। और इसमें एक्चुअली मैंने क्वेश्चन बनाने के बाद आरपीसी के 27 और 28 जुलाई को पेपर हुए, उनके बारे में देखा तो मुझे पता चला कि अपने बताए गए क्वेश्चन में से, आपने बनाए गए पेपर में से 10 क्वेश्चन हैं। आप देख लेना इसका, इन क्वेश्चनों को देख लेना। अगर आप उधर से पेपर भी आरपीसी की साइट से डाउनलोड कर लेना गार्डन सुप्रीडेंट के, और आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है इसमें जो प्रारंभिक 10, 15, 20 क्वेश्चन है वो थोड़े स्टेटमेंट बेस आपको समझ में नहीं आए, दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप फिर भी इसको पीडीएफ को समझने की कोशिश करना और आप इसके माध्यम से संपूर्ण आर्थिक समीक्षा का सार निकाला जा सकता है। आर्थिक समीक्षा का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जहां से मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। पेज 1 से ले शुरू किया था मैंने और लास्ट मैंने ख़त्म किया है बाहरी सहायता प्रोजेक्ट से। इसके अलावा पीछे के 1-2 टॉपिक थे। हालांकि इसमें जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं, पशुधन से संबंधित नहीं डाले क्योंकि वह ज्योग्राफी के अंदर आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे पब्लिकेशन के लिए आपको किसी भी प्रकार की डीएलएस पब्लिकेशन की बुक चाहिए तो आप राजस्थान के अंदर किसी बुक डिपो पर ले सकते हैं। जयपुर में टॉक फाटक, चौड़ा रास्ता, रिद्धि सिद्धि, जोधपुर के अंदर राजदीप बुक डिपो से आप खरीद सकते हैं। गंगानगर के अंदर आप सनराइज बुक डिपो से खरीद सकते हैं। इसके अलावा बुक डिपो से खरीद सकते हैं। सीकर में महिमा बुक डिपो से आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर और भी बहुत सारी जगह बुक डिपो है। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी लेनी है तो आप ऑनलाइन बुक मार्ट पे खरीद सकते हैं। ऑनलाइन इसका लिंक है, आप सर्च कर देना इकोनॉमिक्स वन स्टॉप सॉल्यूशन आर्थिक समीक्षा बाय मनमोहन शर्मा। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अलग अलग बुक के हिसाब से मिल जाएगा। अगर आपको सारा साथ में सेट खरीदना, सेट मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की डीएलएस की बुक खरीदनी है तो आप आराम से हमारे इस चैनल पर संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।